Good morning everyone. Welcome back to GK Today. This is नुज़हत सना और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 14th ऑफ नवंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। स्क्रीन पे कुछ इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स लिखे हुए हैं और इन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसे कि हम देखेंगे टोटो ट्राइब कहाँ रहती है और किस वजह से ये ट्राइब न्यूज़ में आई। इसके बाद बात करेंगे वुमेन्स एशियन हॉकी चैम्पियनशिप की। नेशनल एजुकेशन डे देखेंगे कब हम ऑब्जर्व करते हैं। फिर कायाकल्प स्कीम किस स्टेट की है। फिर इसके बाद इंटरनेशनल एंशिएंट आर्ट्स फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया। एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम किस कंट्री का है। स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2024 रिपोर्ट में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने आए हैं। डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस की और लास्ट में नाविका सागर परिक्रमा सेकेंड मिशन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे। ठीक है, तो ये पूरा क्रक्स या ओवरव्यू रहने वाला है आज के हमारे सेशन का। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। द टोटो ट्राइब प्राइमरली रेसाइड्स इन विच इंडियन स्टेट। टोटो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में रहती है। द करेक्ट आंसर हियर इज बी ऑप्शन, वेस्ट बंगाल। टोटो ट्राइब जिसमें कि लगभग 1600 मेंबर्स हैं, ये ज्यादातर आपको तोतोपारा विलेज में मिलेंगे वेस्ट बंगाल के नियर द भूटान बॉर्डर। ये तिब्बतन मोनोगोलाइड एथनिक ग्रुप है और इनको कंसीडर किया जाता है एज वन ऑफ द मोस्ट इंडेंजर्ड ट्राइब, क्योंकि इसमें सिर्फ लगभग 1600 मेंबर ही हैं। ठीक है, इनको इसके अलावा कैटेगराइज किया जाता है एज अ पीवीटीजी यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। इनकी लैंग्वेज है टोटो जो कि सिनो तिब्बतन है और इसको बंगाली स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। टोटोज इंडोगैमस हैं और ये फॉलो करते हैं एक यूनिक कल्चर को जिसमें कि इनके पास सिर्फ एक वाइफ होती हैं और ये डाउरी प्रैक्टिसेस को अपोज करते हैं। ये एलिवेटेड बैम्बू हट्स में रहते हैं विद थैचेड रूफ्स और ये फिलहाल बहुत ज़्यादा आइडेंटिटी स्ट्रगल्स फेस कर रहे हैं और इनका पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे सिर्फ हमें ये याद रखना है कि टोटो ट्राइब कहाँ पे मुख्यतः रहती है, तो ज़्यादातर ये वेस्ट बंगाल के तोतोपारा विलेज में रहते हैं। ठीक है, आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है रिगार्डिंग दिस टोटो ट्राइब। कौन सी लैंग्वेज फैमिली है डज द टोटो लैंग्वेज बिलोंग टू, यानी कि जो टोटो लैंग्वेज जो ये यूज करते हैं किस लैंग्वेज फैमिली को बिलोंग करता है, तो आंसर इज सिनो तिब्बतन। ठीक है, और क्या एक इंपॉर्टेंट टर्म है फॉर द सोशल प्रैक्टिस जहां पे एक इंसान शादी करता है अपने ही ओन ग्रुप के साथ एज सीन इन द टोटो ट्राइब, दिस इज नोन एज एंडोगैमी। ठीक है, और इनकी प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, तो ये ज्यादातर एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करते हैं। वेस्ट बंगाल के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट्स क्या हैं। सबसे पहले एक कौन सा इंपॉर्टेंट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि लोकेटेड है वेस्ट बंगाल में, इट इज द सुंदरबंस नेशनल पार्क। कौन सा एक फेमस एनुअल फेस्टिवल है जो कि वाइडली सेलिब्रेट होता है इन द वेस्ट बंगाल, इट इज द दुर्गा पूजा। और कैपिटल सिटी क्या है वेस्ट बंगाल की, ऑब्वियसली इट इज कोलकाता। फाइन, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के रिगार्डिंग भी हमने बहुत बार कुछ क्वेश्चंस देखे हैं जिसमें मुख्यतः आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा पीवीटीजीज पाए जाते हैं, तो दिस इज द स्टेट उड़ीसा। ठीक है, अगली स्लाइड में चलिए हम आर्ट एंड कल्चर के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं जो पिछले दिनों न्यूज में थे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कुमार नल्लूर देवी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये टेम्पल आपको मिलेगा केरला में। नेक्स्ट है सिम्हाचलम टेम्पल विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये टेम्पल है आंध्र प्रदेश में। मखा बूचा सेरेमनी इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ये सेरेमनी बुद्धिज्म से रिलेटेड है यानी कि बुद्धिज्म के अंदर इसको प्रैक्टिस किया जाता है। उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स आर लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये केव्स आपको मिलेंगी उड़ीसा में। जीवित पुत्रिका फेस्टिवल इज प्राइमरली ऑब्जर्व्ड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। ये फेस्टिवल नॉर्दर्न और ईस्टर्न इंडिया में मनाया जाता है। Which city recently hosted the हुनर एग्जीबिशन, a captivating display of Indian folk and tribal art। हुनर एग्जीबिशन को हाल ही में होस्ट किया गया है दुबई के द्वारा। राजा पर्व इज एन एग्रीकल्चरल बेस्ड फेस्टिवल ऑफ विच इंडियन स्टेट। बहुत बार ये एसएससी में पूछा गया है कि राजा पर्व नाम का फेस्टिवल कौन से स्टेट का है, आंसर है उड़ीसा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है विच सिटी इज द होस्ट ऑफ वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024। महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के लिए मेजबान शहर कौन सा है। आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन, राजगीर इन द स्टेट ऑफ बिहार। 2024 का जो वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी है ये कब से कब तक हो रहा है, तो 11th ऑफ नवंबर को ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुका है और 20th ऑफ नवंबर तक ये चलने वाला है। कहाँ पे, तो राजगीर हॉकी स्टेडियम बिहार में। ठीक है, तो ये फर्स्ट इंटरनेशनल हॉकी टूर्नामेंट है जो कि बिहार में हो रहा है और इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम जिसको कि लीड कर रही हैं हमारी नई कैप्टन सलीमा टेटे, ये
अपने टाइटल को डिफेंड करेंगी। टॉप टीम्स जो पार्टिसिपेट कर रही है इस इवेंट में वो कौन कौन सी है? सबसे पहले चाइना के बारे में खास बात क्या है? ये पेरिस ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट है। जापान, कोरिया, मलेशिया एंड थाईलैंड। इस टूर्नामेंट के थ्रू हाईलाइट होगा बिहार का ग्रोइंग रोल इन होस्टिंग द इंटरनेशनल स्पोर्ट इवेंट। ठीक है, तो कौन सी सिटी होस्ट रहेगी वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए? आंसर है राजगीर, बिहार। ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 20 नवंबर तक चलेगा। ठीक है, राजगीर और किस वजह से जाना जाता है? एंशियंट हिस्ट्री में इसका क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहले कौन सी एक इंडियन किंगडम थी जिसकी कैपिटल राजगीर हुआ करती थी? इट इज द मगध एम्पायर। ठीक है, मगध एम्पायर आपने पढ़ा होगा अगर आप एंशियंट हिस्ट्री से थोड़ा बहुत वाकिफ हैं तो। और राजगीर इज क्लोजली एसोसिएटेड विद जैन तीर्थंकारा, तो राजगीर जो है रिलेटेड है लॉर्ड महावीर के साथ। ठीक है, अगली स्लाइड में चलिए हम कुछ पुराने स्पोर्ट करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। The first question is recently where was the India's first indoor athletics and aquatic center inaugurated? ये पहला ऐसा इंडोर एथलेटिक्स और एक्वेटिक सेंटर था जो इनोग्रेट हुआ है भुवनेश्वर शहर में। Recently, which former Indian cricketer has been appointed as the ambassador of ICC Men's T20 World Cup 2024? ICC Men's T20 World Cup 2024 के लिए एम्बेसडर बनाया गया था युवराज सिंह को। Recently, where was the Asian River Rafting Championship organized? ये चैंपियनशिप हुई शिमला में। Recently, Indian hammer thrower रचना कुमारी has been banned for how many years for doping? डोपिंग के चलते इनको बैन कर दिया गया था अगले 12 सालों के लिए। Which team has won the IPL 2024? IPL 2024 के लिए विनर टीम थी कोलकाता नाइट राइडर्स। और इन्होंने किसको हराया है ये आपको कमेंट्स में बताना है, मैंने आपको बहुत बार बताया है ऑलरेडी। थॉमस मुलर हु रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? इन्होंने हाल ही में अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया और ये एक फुटबॉल प्लेयर थे। Recently, which team won the 42nd edition of रणजी ट्रॉफी टाइटल? 42nd एडिशन रणजी ट्रॉफी टाइटल का जीता है मुंबई ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है Which day is observed as National Education Day? किस दिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन 11 नवंबर। ठीक है, नेशनल एजुकेशन डे हम हर साल 11 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं। किसको ट्रिब्यूट पे करने के लिए? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जी को। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। इन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया था कि क्या एजुकेशन का रोल है इंडिया के फ्यूचर को शेप करने में, जहाँ पे 65% ऑफ द पॉपुलेशन जो कि अंडर 35 है उन्हें क्वालिटी एजुकेशन की ज़रूरत है। ठीक है, साथ ही उन्हें स्किल डेवलपमेंट कराने की ज़रूरत है। इंडियन गवर्नमेंट प्रमोट करती है एजुकेशन एक्सेस को थ्रू डिफरेंट इनिशिएटिव्स एंड लॉज, जैसे कि 86th अमेंडमेंट किया गया था जिसमें कि फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है या फ्री एजुकेशन गारंटी की गई उन सभी लोगों को जो कि 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में आते हैं एज अ फंडामेंटल राइट। ये हमारा फंडामेंटल राइट है। और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 RTE एक्ट 2009 एंश्योर करता है क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन को। वहीं अगर हम बात करें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, इसको लॉन्च किया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा। पर्पस था इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को मॉडर्नाइज करना फॉर द 21st सेंचुरी। ठीक है, तो नेशनल एजुकेशन डे हर साल हम 11 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं और किसको ट्रिब्यूट पे करते हैं? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद को, जो कि इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर देखें तो क्या एक इंपॉर्टेंट रोल है इनका इंडिया की इंडिपेंडेंस मूवमेंट में? तो ये सीनियर लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में, साथ ही की फिगर थे इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। बाद में जाके पोस्टमसली इनको 1992 में भारत रत्न से भी नवाजा गया था। ठीक है, फिर इसके बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का क्या कंट्रीब्यूशन रहा इंडिया के एजुकेशन सेक्टर में एज इट्स फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर? तो इन्होंने स्टैब्लिश किया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IITs को और UGC को यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे बात की थी 86th अमेंडमेंट एक्ट की इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन से साल में 86th अमेंडमेंट लाया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? 2002 में। कौन सा एक आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिसको कि ऐड किया गया थ्रू द 86th अमेंडमेंट? तो वो है आर्टिकल नंबर 21A, जिसके बारे में अभी जस्ट हमने बात की कि इसके अंतर्गत फ्री एजुकेशन गारंटी की जाती है उन सभी लोगों को जो कि 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में आते हैं एज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी एज रेंज को फोकस करता है 86th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन? तो एज इज 6 to 14 ईयर्स। फाइन, अगली स्लाइड में चलिए हम डेज एंड इवेंट्स के क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल लिटरेसी डे एवरी ईयर? इंटरनेशनल लिटरेसी डे हम मनाते हैं 8 सितंबर को हर साल। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड गोरिल्ला डे एवरी ईयर? वर्ल्ड गोरिल्ला डे होता है 24th of September को।
विच डे सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड हेमोफीलिया डे एवरी ईयर, वर्ल्ड हेमोफीलिया डे होता है 17 अप्रैल को। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल टाइगर डे एवरी ईयर, इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 29 जुलाई को। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज हिंदी जर्नलिज्म डे एवरी ईयर, आंसर हियर इज 30 मई। Which state is the host of the 55th edition of International Film Festival of India in 2024? 55th edition जो है IFFI का, उसके लिए होस्ट स्टेट है गोवा। Which day is observed as United Nations Day for South South Cooperation annually? आंसर हो जाएगा 12 सितंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है द कायाकल्प स्कीम इज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री, कायाकल्प योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। असल में राजस्थान कॉलेज एजुकेशन कमिश्नरेट ने डायरेक्ट किया है 20 गवर्नमेंट कॉलेजेस को कि वो पेंट करें अपने फेकेर्स और एंट्री हॉल्स को ऑरेंज कलर से अंडर दिस कायाकल्प स्कीम। ठीक है, तो कायाकल्प स्कीम को लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, अभी नहीं लॉन्च किया था, 2015 में लॉन्च किया था अंडर द स्वच्छ भारत अभियान। पर्पस क्या था? क्लीनलीनेस को प्रमोट करना और हेल्थ केयर क्वालिटी को इम्प्रूव करना। फोकस है यहाँ पे क्लीनलीनेस, हाइजीन, इन्फेक्शन कंट्रोल और इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस इन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज। इस स्कीम के थ्रू रिवॉर्ड किया जाता है पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज को उनकी आउटस्टैंडिंग क्लीनलीनेस के लिए और हाइजीन के लिए, साथ ही ये रेगुलर असेसमेंट को इनकरेज करता है। ठीक है, असेसमेंट जिसमें होते हैं वो 3 लेवल्स पे होते हैं, फर्स्ट है इंटरनल, फिर है पीयर और थर्ड है एक्सटर्नल लेवल। ठीक है, और स्कोर्स को ईयरली डॉक्यूमेंट किया जाता है जिसमें कि इंप्रूवमेंट्स ट्रैक होते हैं। तो सिंपली याद रखिएगा कायाकल्प स्कीम को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। आजकल किस वजह से न्यूज में है? क्योंकि राजस्थान कॉलेज एजुकेशन कमिश्नरेट ने 20 गवर्नमेंट कॉलेजेस को अपने यहाँ पे बोला है कि वो अपने एंट्री हॉल्स को ऑरेंज कलर से पेंट करें अंडर दिस कायाकल्प स्कीम। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि कब इसको लॉन्च किया गया था? आंसर है 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। कौन से 3 लेवल्स हैं असेसमेंट के इन द कायाकल्प स्कीम? दीज आर इंटरनल, पीयर एंड एक्सटर्नल। कौन सी इनिशिएटिव का पार्ट है कायाकल्प स्कीम? तो ये हिस्सा है स्वच्छ भारत अभियान का। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान को कब लॉन्च किया गया था? 2014 में लॉन्च किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और स्वच्छ भारत अभियान का पर्पस था कि इंडिया को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना 2019 तक। फाइन, अगली स्लाइड में चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स देख लेते हैं नेशनल एज वेल एज स्टेट लेवल की। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द एलिवेट 2024 स्कीम फॉर अर्ली स्टेज स्टार्टअप। इसको लॉन्च किया था कर्नाटका की सरकार ने। पीएम कुसुम स्कीम कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री, ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था और ये स्कीम वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। और कुसुम का फुल फॉर्म क्या है? किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। निर्मल श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट, ये योजना लॉन्च की थी छत्तीसगढ़ की सरकार ने। What is the main objective of पोषण भी पढ़ाई भी इनिशिएटिव रिसेंटली सीन इन द न्यूज? इस स्कीम का पर्पस है टू इनहैंस अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इन द आंगनवाड़ी सेंटर्स। What are the 2 umbrella schemes created by the rationalization of centrally sponsored schemes under the Ministry of Agriculture? 2 umbrella scheme कौन कौन सी हैं ये? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एंड कृष्णोन्नति योजना। What is the primary aim of प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान रिसेंटली सीन इन द न्यूज? इसका पर्पस क्या है? जो भी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं हमारी, उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन या स्टेटस को बेटर बनाना। Recently, how much funding has the government approved for the installation of solar plants under the PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना? इसके अंतर्गत कितनी फंडिंग अप्रूव की गई है? 75,021 करोड़ रुपीस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है Where was the world's highest enduro mountain biking race Monduro 4.0 started? दुनिया की सबसे ऊंची एंड्योरो माउंटेन बाइकिंग रेस मोंड्यूरो 4.0 कहां पर शुरू हुई है? करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, तवांग इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये दुनिया की हाईएस्ट एंड्योरो माउंटेन बाइकिंग रेस है और हाल ही में ये स्टार्ट हो गई है तवांग अरुणाचल प्रदेश में। ये पार्ट है एशिया एंड्योरो सीरीज का और इसको फ्लैग ऑफ किया है MLA नामगे सेरिंग ने और ब्रिगेडियर VS राजपूत जी ने। इसको ऑर्गेनाइज करता है तवांग साइकिलिंग एसोसिएशन और डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म मिलके। ये स्टार्ट होता है 14,400 फीट पे और ये डिसेंड होता है टू 8,000 फीट। पार्टिसिपेंट्स इसमें कौन कौन होते हैं? जैसे कि बाइकर्स हो गए फ्रॉम अक्रॉस इंडिया एंड 8 अदर कंट्रीज। फाइन, तो दुनिया की ये हाईएस्ट एंड्योरो माउंटेन बाइकिंग रेस है मोंड्यूरो 4.0 जो कि हाल ही में स्टार्ट हुई है तवांग अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है,
अगली स्लाइड में आइए हम कुछ कंट्रीज देख लेते हैं जो चर्चे में आई हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज Recently, India signed an agreement with which country in the field of food security? फूड सिक्योरिटी के मामले में इंडिया ने ये एग्रीमेंट किस कंट्री के साथ साइन किया है? आंसर है भूटान। कजाकिस्तान establishes its first nuclear power station near which lake? इन्होंने एस्टैब्लिश किया अपना पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन नियर लेक बलकाश। Recently, which two countries have partially joined the Schengen area, the ID check free travel zone in Europe? ये दो कंट्रीज कौन सी है? रोमानिया एंड बल्गेरिया। Recently, Masoud Pezeshkian has been elected as the president of which country? मसूद पेजेशकियन बन चुके हैं नए प्रेसिडेंट ईरान के लिए, क्योंकि ईरान के जो पहले फॉर्मर प्रेसिडेंट थे इब्राहिम रईसी, उनका निधन हो गया था एक प्लेन क्रैश के दौरान। Recently, which country is aiming to improve its environmental image by putting forward the orangutan diplomacy? orangutan diplomacy लेके आया था मलेशिया। साइन रिवर इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ विच कंट्री? ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है फ्रांस के लिए। अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? ये प्रोजेक्ट रिलेटेड है नेपाल के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है वेयर वॉज द 8th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल एंशिएंट आर्ट्स फेस्टिवल हेल्ड? 8वां अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? आंसर है ए ऑप्शन, नई दिल्ली। ये 8th एडिशन था इंटरनेशनल एंशिएंट आर्ट्स फेस्टिवल एंड सिंपोजियम का, जो कि हुआ है एट इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, नई दिल्ली के अंदर। कब से कब तक? 8 से लेकर 10 नवंबर तक। ठीक है, और इसके लिए इन्होंने कोलैबोरेट किया विद द रेज ऑफ विजडम सोसाइटी, और इसको सपोर्ट किया है हमारी कल्चर मिनिस्ट्री ने। इसमें फीचर किया गया एक एग्जीबिशन ऑन मेटाफिजिकल एंड हीलिंग थीम्स इन विजुअल आर्ट्स, साथ ही कॉन्फ्रेंस हुई ऑन आर्ट, रिलीजन एंड हीलिंग। ठीक है, तो ये जो कॉन्फ्रेंस था इसमें डिस्कस किया गया कि क्या हीलिंग पावर है एंशिएंट आर्ट की। इसमें डिफरेंट टॉपिक्स भी कवर हुए, जैसे कि स्पिरिचुअलिटी हो गया, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और आर्ट इन थेरेपी, और स्पेशल गेस्ट रहे इसमें डॉक्टर सचिदानंद जोशी। ठीक है, तो 8th एडिशन था ये इंटरनेशनल एंशिएंट आर्ट्स फेस्टिवल का, जो कि हुआ है नई दिल्ली में। ओके, अगली स्लाइड में चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस को रिवाइज कर लेते हैं। Recently, where was the first India Gulf Cooperation Council Foreign Ministers meeting held? ये मीटिंग हुई है रियाद, सऊदी अरेबिया में। Recently, where was the 3rd United Nations Conference on Afghanistan held? ये कॉन्फ्रेंस हुई दोहा, कतर में। Recently, where was the first International Dairy Federation Asia Pacific Summit held? ये पहली ऐसी समिट थी जो कि कोची केरला में हुई है। Recently, the Indian Council for Cultural Relations held a conference of Buddhist monk and scholars in which city? तो हमारी ICCR ने इस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट किया है कोलंबो, श्रीलंका में। Recently, where was the 5th edition of Joint Group of Customs meeting between India and Bhutan held? ये मीटिंग हुई है लद्दाख में। Where was the 54th edition of DG level BGB BSF border conference held? ये कॉन्फ्रेंस हुई ढाका, बांग्लादेश में। Recently, where was the annual meeting of the Pacific Islands Forum held? ये मीटिंग हुई है टोंगा कंट्री में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है Arrow 3 missile defense system was jointly developed by Israel and which other country? Arrow 3 मिसाइल रक्षा प्रणाली इजराइल और किस देश द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है? द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, यूनाइटेड स्टेट। इजराइल की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है ये फिलहाल वर्क कर रही है जर्मनी के साथ टू डिप्लॉय द एरो 3 मिसाइल इंटरसेप्शन सिस्टम। कब? 2025 तक। ठीक है, तो एरो 3 की बात अगर हम यहाँ पे करें तो ये एक एक्सो एटमॉस्फेरिक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसको कि डेवलप किया था इजराइल की एरोस्पेस ने, इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने यूएस मिसाइल डिफेंस एजेंसी के साथ मिलकर। ठीक है, तो ये टारगेट करती है बैलिस्टिक मिसाइल्स को आउटसाइड द एटमॉस्फेयर, जिसमें कि ये यूज करती है 2 स्टेज का सॉलिड फ्यूल्ड इंटरसेप्टर्स। इस सिस्टम की रेंज कितनी है? 2400 किलोमीटर्स, और ये इंटरसेप्ट कर सकती है थ्रेट्स को एट द अल्टीट्यूड्स ऑफ 100 किलोमीटर्स। तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल है और 5 टाइम्स ज्यादा ट्रेवल कर सकती है दैन द स्पीड ऑफ साउंड, और ये हिट टू किल टेक्नोलॉजी को यूज करती है फॉर मिसाइल डिस्ट्रक्शन। इसके अलावा इसमें फीचर्ड है एडवांस्ड रडार एंड ट्रैकिंग सिस्टम। ठीक है, तो एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को जॉइंटली डेवलप किया है इजराइल ने यूएस के साथ मिलकर। ओके, पिछले दिनों अगर आपको याद हो जब ईरान ने अटैक किया था इजराइल के ऊपर, उस टाइम इजराइल ने अपने इसी सिस्टम का यूज किया था। ठीक है, टू डिफेंड देमसेल्व्स। अगली स्लाइड में चलिए हम डिफेंस करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इमर्ज्ड एज द टॉप 3 डेस्टिनेशंस फॉर डिफेंस एक्सपोर्ट्स बाय इंडिया?
रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक यूएस, फ्रांस और आर्मेनिया इमर्ज हुई एज द टॉप 3 डेस्टिनेशन फॉर डिफेंस एक्सपोर्ट्स बाय इंडिया। आयरन डोम आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल वॉज इंडिजिनसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इसको डेवलप किया है डीआरडीओ ने। Recently, India's first indigenously made 1500 horsepower engine for main battle tanks was test fired at which place? ये test fire हुई थी मैसूर में। Recently, Indian Army Aviation Corps has established its first Apache attack helicopter unit at which place? आंसर हो जाएगा जोधपुर, राजस्थान। सृजन पोर्टल इज डेवलप्ड बाय विच मिनिस्ट्री? सृजन पोर्टल को डेवलप किया है डिफेंस मिनिस्ट्री ने। रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड एक्वेटिक सेंटर हैज बीन इनॉग्रेटेड एट विच प्लेस? ये सेंटर इनॉग्रेट हुआ है रामेश्वरम, तमिलनाडु में। Recently, where was the first steel cutting ceremony of the fleet support ships for the Indian Navy held? ये इवेंट हुआ था विशाखापट्टनम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, Which organization recently released the State of Food and Agriculture 2024 report? हाल ही में किस संगठन ने खाद्य एवं कृषि स्थिति 2024 सोफा नाम की रिपोर्ट जारी करी है? द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने रिलीज करी है स्टेट ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर 2024 की रिपोर्ट और इस रिपोर्ट में इन्होंने फोकस किया है कि किस तरह से आप एग्री फूड सिस्टम्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं फॉर सस्टेनेबिलिटी। इसमें इन्होंने हाईलाइट किया है कि इसमें क्या हिडन कॉस्ट आती है और ऐसी हिडन कॉस्ट जो कि एक्सटर्नल कॉस्ट है, इकोनॉमिक लॉसेज हैं फ्रॉम मार्केट एंड पॉलिसी फेलियर्स। इस रिपोर्ट में फर्दर फोकस किया गया है अनहेल्दी डाइट्स के ऊपर, जिसमें ये कंट्रीब्यूट करते हैं 70% ऑफ द ग्लोबल हिडन कॉस्ट इंक्लूडिंग द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। फाइन, तो इंडस्ट्रियल एग्री फूड सिस्टम कंट्रीब्यूट करता है द मोस्ट ऑफ पार्ट टू हिडन कॉस्ट अराउंड $5.9 ट्रिलियन ग्लोबल लेवल पे। इंडिया की हिडन कॉस्ट है नियरली $1.3 ट्रिलियन एनुअली। इसी के साथ हमारी पोजीशन 3rd है ग्लोबल लेवल पे, मेनली फ्रॉम अनहेल्दी डाइटरी पैटर्न्स, ठीक है। तो सोफा रिपोर्ट हम कह सकते हैं कि एक एनुअल ओवरव्यू होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के की टॉपिक्स का। यहाँ पे हम फोकस करते हैं इमर्जिंग एरियाज पे, जैसे कि एग्री फूड सिस्टम और डिजिटल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज पे, ठीक है। तो याद रखिएगा स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2024 नाम की रिपोर्ट को जारी किया है यूनाइटेड नेशंस की ही बॉडी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, ओके। आपसे पूछा जा सकता है कि एफएओ कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो 1945 में। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? हंगर को खत्म करना। हेडक्वार्टर कहाँ पे लाई करता है एफएओ का? तो इसका हेडक्वार्टर्स है रोम, इटली में, ठीक है। अगली स्लाइड में आइए इसी तरह की कुछ और रिपोर्ट्स हम रिवाइज कर लेते हैं जो पिछले दिनों किसी न किसी वजह से न्यूज में आई हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज Global Annual to Decadal Climate Update 2024 to 2028 report recently seen in the news is issued annually by which organization? इसको annually issue करती है World Meteorological Organization। Food Waste Index Report 2024 is released by which organization? इस रिपोर्ट को दिया है यूनेप ने, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने। नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम इज इनिशिएटेड बाय विच मिनिस्ट्री? आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। रिसेंटली विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द एजिंग वेल इन एशिया एशियन डेवलपमेंट पॉलिसी रिपोर्ट? इस रिपोर्ट को दिया था एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड ओजोन एंड यूवी बुलेटिन? इस रिपोर्ट को दिया था वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। ग्रो रिपोर्ट एंड पोर्टल इज लॉन्च्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? ये रिपोर्ट किसने लॉन्च करी थी? तो आंसर है नीति आयोग। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 इज रिसेंटली रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इस रिपोर्ट को दिया था IOM ने, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 है, रिसेंटली द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च द स्टेट्स फर्स्ट डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सर्विस इन विच सिटी? हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में राज्य की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करी है? आंसर है ए ऑप्शन, लखनऊ। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने इनॉग्रेट किया है स्टेट की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सर्विस को लखनऊ में, जहां पे हमारा फोकस है कि हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें और ट्रैफिक मैनेजमेंट को देख सकें। इस इनिशिएटिव का पर्पस क्या है? पोल्यूशन को रिड्यूस करना और अर्बन ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करना। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर ने यह भी मेंशन किया है कि उनके फर्दर प्लान्स हैं टू एक्सपैंड दिस इलेक्ट्रिक बस सर्विस टू अदर मेजर सिटीज इन यूपी, और इससे स्टेट का कमिटमेंट ये हाईलाइट करता है टू सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सोल्यूशन, ठीक है। तो यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है स्टेट की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सर्विस को लखनऊ सिटी में। फाइन, अगली स्लाइड में आइए हम कुछ नेशनल करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, recently which state has become the first in country to implement a disaster risk transfer parametric insurance solution?
ऐसा करने वाला पहला स्टेट बन चुका है नागालैंड। Which two states recently signed an agreement for the implementation of 72,000 crore rupees पार्वती कालीसिंध चांबाल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट? इसके लिए कौन से दो स्टेट्स हैं जिन्होंने एग्रीमेंट साइन किया? These are राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। Recently, which state has filed a suit at the Supreme Court claiming that the center is withholding the National Disaster Relief Fund? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। Who has been appointed as the 51st Chief Justice of India? 51st नंबर के चीफ जस्टिस हमारे बन गए हैं जस्टिस संजीव खन्ना। लिपुलेक पास इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? आंसर है उत्तराखंड। भीमताल लेक रिसेंटली सीन इन द न्यूज ड्यू टू फॉरेस्ट फायर इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये लेक पिछले दिनों चर्चे में थी बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट फायर और ये उत्तराखंड में है। आरोग्य मैत्री क्यूब विच वॉज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच इनिशिएटिव? ये रिलेटेड है प्रोजेक्ट भीष्म से। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है What is the name of the Indian naval sailing vessel that completed the Navika Sagar Parikrama 2 expedition? उस भारतीय नौसेना नौकायन पोत का नाम क्या है जिसने नाविका सागर परिक्रमा 2 अभियान को पूरा किया है? द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन INSV तारिणी। ठीक है, इसने हाल ही में सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है नाविका सागर परिक्रमा 2 एक्सपेडिशन को, जो कि एक 39 डेज का नॉन स्टॉप वॉयज था। कहां से कहां तक? गोवा से लेके ऑस्ट्रेलिया तक का। ठीक है, और इसमें इस वेसल ने असल में कंप्लीट किए हैं 4900 नॉटिकल माइल्स को। ओके, इसको फ्लैग ऑफ किया था एडमायरल दिनेश के त्रिपाठी ने 2 अक्टूबर को। इस एक्सपेडिशन का पर्पस था जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना और ग्लोबल मैरीटाइम कोऑपरेशन को भी इनहैंस करना। इस क्रू में लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के थी, लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए थी, जिन्होंने फेस किया चैलेंजिंग वेदर कंडीशंस को, लेकिन इन्होंने अपना रेजिलियंस शोकेस किया और डिटर्मिनेशन दिखाया थ्रू आउट द जर्नी। इसी के साथ ही एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट साबित हुआ है इंडियन नेवी के लिए, और ये हमारा कमिटमेंट दर्शाता है टू द मैरीटाइम हेरिटेज। ठीक है, तो इंडियन नेवी सेलिंग वेसल INSV तारिणी ने हाल ही में कंप्लीट कर लिया है अपना नाविका सागर परिक्रमा 2 एक्सपेडिशन को, जिसको कि 2 अक्टूबर को लॉन्च किया गया था। ठीक है, कब INSV तारिणी को इंडक्ट किया गया था इंडियन नेवी में? तो आंसर है 2017 में पहली बार। और किस तरह की ये वेसल है? तो ये एक टोंगा ट्रेडिशनल सेलिंग बोट है। ठीक है, अगली स्लाइड में चलिए हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं। द फर्स्ट वन हियर इज What type of missile system is the Javelin recently seen in the news? Javelin किस तरह की मिसाइल सिस्टम है? ये एक मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। Where was the 15th edition of India-US Joint Special Forces Exercise वज्र प्रहार conducted? वज्र प्रहार इंडिया और यूएस के बीच में होती है एक्सरसाइज, और ये इस साल यूएसए में हुई है। What is the main focus of Joint Doctrine for Cyberspace Operations? Recently released by CDS। इसका मेन पर्पज है मिलिट्री एस्पेक्ट्स ऑफ साइबर स्पेस ऑपरेशंस को चेकआउट करना। जोरावर टैंक इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इसको डेवलप किया है DRDO ने। इंडियाज फर्स्ट गति शक्ति रिसर्च चेयर हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एट विच इंस्टीट्यूट? इंडिया की पहली गति शक्ति रिसर्च चेयर को एस्टैब्लिश किया गया IIM शिलोंग में। Recently, the third 25T Bullard pull tug Ashwa was launched in which city? इसको लॉन्च किया गया कोलकाता में। What is C-130J Super Hercules recently seen in the news? ये क्या है? ये एक टर्बोप्रॉप मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कर लिए हैं अलॉन्ग विद द रिवीजन पार्ट। लास्ट में एज यूजुअल मैं आपको कुछ होमवर्क देती हूँ, और आज का जो होमवर्क आपका रहेगा वो बिजनेस, इकोनॉमी एंड बैंकिंग करंट अफेयर से रिलेटेड रहने वाला है। ठीक है, तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि 7 क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं एज अ होमवर्क। ये सारे क्वेश्चंस हम पीछे कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर आप हमारे चैनल के साथ कंसिस्टेंट हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो हमारे साथ कुछ दिन तक बने रहिए, लगभग 15 से 20 दिन तक, और उसके बाद आप इसका रिजल्ट अपने मॉक्स में या अपने आगे आने वाले एग्जाम्स में खुद देखेंगे कि आपका जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है वो इम्प्रूव होता दिखाई देगा। ठीक है, तो यहीं पे आज का सेशन हम अपना खत्म करते हैं और कल फिर वापस से मिलते हैं। कंक्लूड करने से पहले एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि ये सारे क्वेश्चंस हमारी डेली 20 MCQs सीरीज का हिस्सा हैं इन द GK टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन। तो आप में से अगर कोई भी इनका PDF फॉर्मेट चाहता है तो वो उस कोर्स को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस। तो चलिए फिर कल मिलते हैं कल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.